हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज हम लोग इस क्वेश्चन में सीखेंगे हाईवे का कॉन्सेप्ट। और हाईवे के कॉन्सेप्ट में हम लोग ज्योमेट्रिक डिजाइन में हम लोग कुछ पैरामीटर्स पढ़ते हैं, जिसमें आपका एक टॉपिक भी होता है हॉरिजॉन्टल कर्व। तो यहाँ पर हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट आज ये रहेगा कि हम लोग हॉरिजॉन्टल कर्व के बारे में सीखें। ठीक है, तो जैसे इसने क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट हमारा लग सकता है और हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व, रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व ऑन अ हाईवे 120 मीटर। यानी सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग देख लेंगे गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ। सो गिवन डेटा आपका है रेडियस ऑफ द कर्व, यानी सर्कुलर कर्व है तो उसकी रेडियस होगी होगी ये आपका 120 मीटर दिया हुआ है। और डिजाइन स्पीड उस रूट की दी हुई है 60 kmph, किलोमीटर पर आवर। एंड द डिजाइन कोफिशिएंट ऑफ द लैटरल फ्रिक्शन। तो यहाँ पर आपके पास जो भी हाईवे इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ते हैं, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होती है वो दो टाइप का होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक लैटरल होता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, बस हम लोग यहाँ पर डेटा लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो ये लैटरल फ्रिक्शनल कोफिशिएंट दिया हुआ है 0.15 लैटरल। और उसके बाद दिया हुआ है द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ द सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन की वैल्यू निकालनी है। क्या होता है सुपर एलिवेशन, वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ इफ द फुल lateral friction is assumed to be developed it means f is equal to always consider in this part f is equal to 0.15 and the value of the coefficient, and one parameter is also we'll have to calculate frictional lateral frictional coefficient if no elevation is provided. So here is the two cases. First one is the calculation of the super elevation when the lateral frictional develop fully. ठीक है, and after that in second case he is asking about the coefficient of the lateral frictional parameter and if there is no super elevation is provided. So this is the combination. So हम लोग को सीखना पड़ेगा what is the super elevation, what is the lateral frictional coefficient, why will come, why will be studied. ठीक है, so a lot of parameter we will have to discuss in this session. So let's start. So first of all we will discuss about the horizontal curve. तो हॉरिजॉन्टल कर्व में सबसे पहले पैरामीटर हम लोग ये पढ़ते हैं, ठीक है, कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड करते समय और क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना और क्या क्या पैरामीटर डिजाइन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्रॉब्लम देखते हैं। मान लीजिए ये कोई स्ट्रेट रोड है और स्ट्रेट रोड है, हमने यहाँ पर एक सर्कुलर कर्व ऐसा कुछ प्रोवाइड कर दिया। इस सर्कुलर कर्व को प्रोवाइड करते समय हमारे पास ये प्रॉब्लम हुई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमारी इसके पीछे ये आपका एक स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट पाथ है, और इस जोन में आपका सर्कुलर पाथ है। इस जोन में से लेकर के इस जोन में लेकर के आपका सर्कुलर पाथ है। लेकिन एक प्रॉब्लम होगी, आप ध्यान रखना, अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि ये आपका स्ट्रेट पाथ और इस सर्कुलर पाथ के बीच में हमारे कुछ प्रॉब्लम आती है। ठीक है, दोनों के जंक्शन पे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एक कर्व और प्रोवाइड करेंगे जिसको अपन ट्रांजिशन कर्व करेंगे, पढ़ेंगे। और ट्रांजिशन मतलब हमारा बीच का पार्ट होता है, मीडियन पार्ट होता है, तो इस स्ट्रेट पाथ और इस सर्कुलर के पाथ के बीच में आएगा, जिसको अपन बोलेंगे ट्रांजिशन कर्व। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम देख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम आई हमारी हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड करने के बाद व्हीकल को मूव करने में। ठीक है, तो हम लोग मानते हैं कि ये हमारा कोई व्हीकल होगा, यानी यहाँ पर मैं इसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ये हमारा कोई व्हीकल है, ये आपका व्हीकल है कोई, और इस व्हीकल का ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है वी वेलोसिटी से। तो ये आपका फ्रंट पार्ट हुआ और ये का रियर एंड पार्ट हुआ, रियर पार्ट। ठीक है, ये आपका फ्रंट पोर्शन है और ये आपका रियर पोर्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जब हम लोग फ्रंट का पोर्शन देखें तो फ्रंट व्यू, तो एक व्हीकल इसी के पैरेलल और होगा, उसको मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ दूसरी व्हीकल। ठीक है, यानी इसको हमने एक्सल के थ्रू डिनोट कर दिया। अगर इस एक्सल को हम लोग लेके आए यहाँ पर डिनोट करें, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये आपका ये रोड रोड का जो है ये आउटर एज है और ये आपका इनर एज है। तो यहाँ पर हम लोग ये सीखेंगे इनर एज है, तो करेस्पॉन्डिंग हम लोग इसको बोलेंगे आउटर व्हील और करेस्पॉन्डिंग हम लोग इसको बोलेंगे इनर व्हील, इस पोर्शन को। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करना चाहें और, तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल आप स्ट्रेट लाइन कर्व बना दीजिए, यानी हम लोग इसी पोर्शन का यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं
और इस पोर्शन पे हम लोग ऐसा व्हील बना दे रहे हैं, यानी दोनों फ्रंट व्हीकल व्हील हो गए और इसके ऊपर हम लोग इसको व्हीकल पूरा बना दिए। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि ये आउटर व्हील है, तो आउटर व्हील का नाम मैं ए दे दे रहा हूँ और इनर व्हील का नाम मैं बी दे दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने नाम दे दिया ए और यहाँ पर नाम दे दिया हमने बी। अभी तक ये था हमारे पास हमारे हमारे पास ये केस था कि ये जो आपका व्हील है दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे है, यानी ये कर्व हमारा एकदम स्ट्रेट है, मतलब कि ये सर्कुलर कर्व पाथ है, लेकिन इसकी इसकी हाइट और इसकी हाइट एलिवेशन से दोनों सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि जब भी एक पैरामीटर भी हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई व्हीकल्स या कोई भी पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में हमेशा एक फोर्स एक्सर्ट करती है सेंटर से, तो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम हम लोग यहाँ पर दे दे रहे हैं पी। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तो इसकी हाइट एक पर्टिकुलर हाइट पे एक्ट करेगी, तो सरफेस से, रोड सरफेस से हम लोग मान ले रहे हैं कि इसकी हाइट आपकी स्मॉल एच है और ये जो दोनों व्हील है फ्रंट पे, इनकी व्हील से सेंटर टू सेंटर बीच की डिस्टेंस आपका इस कैपिटल बी मान ले रहे हैं। ठीक है, अब जब हम लोगों ने ये कैपिटल बी माना तो यहाँ पर हम लोग ऐसा भी देख सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ से सेंटर से पास करेंगे इसको तो ये हमें दिखाई देगा कि यहाँ पर एक हमारा वेट ऑफ व्हीकल होगा, यानी जो इंटायर वेट लाई करेगा वो हमारा यहाँ पर लाई करेगा। हमें पता है कि जो भी सीजी लाई करती है, ये फ्रंट पोर्शन आपको एक लाइन दिखेगा तो लाइन के हमेशा सीजी पर लाई करेगा, तो सीजी को जो डिस्टेंस होगी दोनों सिमेट्रिक होगी, तो यहाँ से ए व्हीकल से इसके बीच की डिस्टेंस और ये बी से इसके बीच की डिस्टेंस हम लोग मान ले रहे हैं बी। ठीक है, तो बी का हाफ हो जाएगा, ओवरऑल स्पेसिंग हमने बी माना था तो ये बी बाई टू हो जाएगा। ठीक है, अगर अब हम लोग यहाँ पर देखें कि कौन से व्हील पर इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट कितना आ रहा है और कौन से व्हील पर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मींस इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉम्बिनेशन और इस लोड का कॉम्बिनेशन कौन से व्हील पर सबसे ज्यादा आएगा और कौन से व्हील पर सबसे कम आएगा, या दोनों पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये हमें पता करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि इस P का और इस H का, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये सरफेस अगर मूव करेगा इस डायरेक्शन में तो यहाँ पर इस व्हील के सरफेस पर और इस व्हील के सरफेस पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं कि ये हमारा हो जाएगा, ये आपका F है। ठीक है, और मल्टीप्लाई में जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा वो W आएगा, FW। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए हम लोग मान सकते हैं कि ये अगर मैं इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये पास होगी, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये पास हो रही, अगर हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहें इसको तो यहाँ पर मैं लिखूंगा P और इसको लिखूंगा मैं F इंटू डब्ल्यू और दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी आपकी स्मॉल h। तो हम लोग जानते हैं कि ये आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन सम ऑफ फोर्सेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन मस्ट बी जीरो, ये स्टेटमेंट होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन का। तो हमारा अगर हम लोग बात करें कि इस डायरेक्शन में आपकी सम ऑफ फोर्सेस आपका जीरो होना चाहिए, तो P इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग FW। ठीक है, दूसरी बात अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक मोमेंट भी आएगा, M इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई एच इज इक्वल टू F इंटू डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई एच। अगर हम लोग इसका इफेक्ट देखें तो ये W आपका सेंट्रल पे लोड लग रहा है तो दोनों पे आपका W/2 और W/2 तो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, यानी इस व्हील पर, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ये आपका W/2 A और B पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इस वेट का, यानी वेट ऑफ व्हील का, व्हीकल का। और इस P का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है इसका ए व्हील पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बी व्हील पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो एक मोमेंट लग रहा है P इंटू एच का या FW इंटू एच का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर एक हमारा मोमेंट लगेगा M का, जो हमने ये PH किया। तो हम लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस में सीखते हैं वहां पे कि अगर मोमेंट आ रहा है किसी भी स्ट्रक्चर पर तो हम लोग उसमें रिएक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं ए और बी व्हील जो है आपका, यहाँ पर कोई भी आपका रिएक्शन डेवलप नहीं होगा इस मोमेंट की, सॉरी, आपका इस मोमेंट की वजह से आपका ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पर जो इस मोमेंट को रजिस्ट करे, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मोमेंट को कपल में डेवलप करा सकते हैं। कपल में डेवलप कराने का मतलब ये है कि इस एम को, जैसे मैं बात करूं आपका, यहाँ पर मैं ऐसा कर दूं, इसको रिएक्शन दे दूं वी, इसको रिएक्शन दे दूं वीबी का, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एल कर दूं, और मैं पूछूं वी इज इक्वल टू क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे बी ए इंटू एल मीन्स आपका मोमेंट अबाउट बी।
मोमेंट अबाउट बी इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू वी बी मल्टीप्लाई बाई एल, यानी ये एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, जस्ट मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ, यहाँ से लिख सकते हैं एम ए इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू वी बी मल्टीप्लाई बाई एल और इज इक्वल टू वी ए मल्टीप्लाई बाई एल। वी ए और वी बी कपल है, दोनों मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो एम ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं वी बी डिवाइडेड बाई एल और इज इक्वल टू लिख सकते हैं, सॉरी, एम ए डिवाइडेड बाई एल। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ये सारे पैरामीटर को इरेज करिए, इस पैरामीटर में हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि आपका वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू एम ए और मोमेंट अबाउट बी डिवाइडेड बाई एल। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों में क्या करिए, मोमेंट निकाल लीजिए और मोमेंट के बेसिस पे आप लगा दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये व्हील ए था, ये व्हील आपका वी था, तो एक पोर्शन तो W/2 अपवर्ड लगा दोनों पे, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मोमेंट लग रहा है P इंटू एच का और दोनों के बीच की डिस्टेंस है B। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट से हम लोग देख सकते हैं कि वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू एम नॉट बाई एल, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी लेकिन डायरेक्शन आपका अपोजिट होगा। डायरेक्शन विल बी अपोजिट इन डायरेक्शन। तो आपका ये आपका अपोजिट हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं ये m इंटू पी एच का लग रहा है और दोनों के बीच की डिस्टेंस आपका b है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपका ये ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा या नीचे की तरफ, तो अपन फोर्स देंगे यहाँ पर m डिवाइडेड बाई b का और यहाँ पर एक डाउनवर्ड रिएक्शन आएगा m बाई b का। तो m की वैल्यू है p इंटू एच डिवाइडेड बाई b और यहाँ पर है आपका p इंटू एच डिवाइडेड बाई a। अगर हम लोग यहाँ पर लिखें नेट रिएक्शन, तो नेट रिएक्शन की वैल्यू हमारी आएगी यहाँ पर इस कुछ इस तरीके से, अपवर्ड को आप पॉजिटिव ले लीजिए, डाउनवर्ड को आप माइनस ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर वी इज इक्वल टू आएगा m/b प्लस W/2, या डायरेक्टली हम लोग ऐसा कह सकते हैं P इंटू एच डिवाइडेड बाई बी प्लस W/2। तो ये आपका हो जाएगा VA और करेस्पॉन्डिंग आपकी VB की वैल्यू हो जाएगी P इंटू एच डिवाइडेड बाई, दिस इज द P इंटू एच डिवाइडेड बाई B, because this is the b, the distance between the both these two wheels. So ph divided by b, this term will be minus because this is the downward direction, and plus W/2. So directly we can say that vb is equal to W/2 minus ph divided by b. So यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अपवर्ड में ये डेटा आपका पॉजिटिव आ रहा तो यानी ये अपवर्ड लगेगा, अगर ये पॉजिटिव आया तब भी ये भी अपवर्ड लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर हमारा यहाँ पर दोनों व्हील यानी आउटर एज और इनर एज दोनों सेम लेवल पे हैं, तो हॉरिजॉन्टल कर्व पे आउटर व्हील पर यानी इस ए वाले व्हील पर आपका प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इनर के। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर हम लोग लिखें इफ द आउटर एज एंड inner edge is at same level, then the pressure means reaction at the wheel, the pressure at outer wheel is greater than the inner wheel। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये, ठीक है, कि जो आउटर व्हील पर जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इनर व्हील के, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें तो प्रॉब्लम क्या क्या होगा, प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये जो हमारा आउटर डायरेक्शन में एक प्रेशर फोर्स लग रहा था यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर ये फोर्स हमारा ज्यादा हो जाएगा तो ये एफ डब्ल्यू की वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये व्हीकल इसकी तरफ मूव कर जाएगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल स्किडिंग ऑफ व्हीकल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला प्रॉब्लम लिखेंगे लैटरल स्किडिंग, लैटरल स्किडिंग ऑफ लैटरल स्किडिंग ऑफ व्हील, ठीक है। दूसरा हम लोग ये बोलेंगे
यहाँ पर हमारा P इंटू एच का एक मोमेंट आ रहा था, दिस इज द P फोर्स एंड दिस इज द एफ डब्ल्यू। तो इसेंट्रिक की वजह से यहाँ पर एच का एक मोमेंट आ जा रहा था P इंटू एच का। तो ये क्या करेगा, आउटर व्हील पर नीचे प्रेशर कर रहा है, आउट और इनर व्हील पर ज्यादा कम प्रेशर कर रहा है। तो ये दोनों व्हील एक दूसरे को ओवरटर्न करने की कोशिश करेंगे, ये ऐसा लगाएगा और ये ऐसा लगाएगा, ठीक है। तो इसका हमारी मेन प्रॉब्लम होती है ओवरटर्निंग की, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास दो प्रॉब्लम है, एक लैटरल स्किडिंग की और दूसरी है हमारी SKIDDING स्किडिंग की और आपकी ओवर टर्निंग की। तो दोनों प्रॉब्लम को हम लोग कैसे रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन ये होगा कि टू अवॉइड द, मेन ऑब्जेक्टिव ये है टू अवॉइड द लैटरल स्किड, लैटरल स्किडिंग, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर लैटरल स्किडिंग को अवॉइड करें तो सबसे पहले हमारा रिएक्शन ये होगा कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, यानी जो आउटर व्हील पर लग रहा है, वो हमारी वैल्यू जो हो जाए वो कम हो जाए एज कंपेयर टू दिस फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे एफ डब्ल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू पी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ऐसा कह सकते हैं एफ शुड बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू पी बाई डब्ल्यू, ठीक है। इस P बाई डब्ल्यू का जो रेशियो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट फैक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट फैक्टर। दूसरे को हम लोग बोलते हैं या और इसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर दूसरा टर्म अगर हमें अवॉइड करना होगा, टू अवॉइड द ओवर टर्निंग, ठीक है। तो ओवर टर्निंग को अगर हमें अवॉइड करना है तो हम लोग ये बोलेंगे कि जो हमारा मोमेंट आ रहा है, यानी एफ डब्ल्यू की जो वैल्यू आ रही है, यानी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये जो वैल्यू आ रही है हमारी, यहाँ की वैल्यू, ठीक है, जो आपका वेट ऑफ आ रहा है, तो इसको डब्ल्यू इंटू बी बाई टू अगर हम लोग इस जंक्शन पर मोमेंट लें तो ये डब्ल्यू बी बाई टू, यानी ये क्या करेगा, इस व्हील को ऊपर की तरफ करने करेगा और ये फोर्स क्या करेगा, नीचे की तरफ करेगा। तो इसको बोलेंगे हमारा एक्टिंग मोमेंट और इसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टिंग मोमेंट। तो यहाँ पर दो तरीके का मोमेंट डेवलप होगा। अगर हमारा रिएक्टिंग मोमेंट, यानी जो रिएक्शन की वजह से आ रहा है, रिएक्टिंग मोमेंट शुड बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू एक्टिंग मोमेंट के, तो जो रिएक्टिंग मोमेंट हो जाएगा वो W इंटू बी बाई टू, या हम लोग ऐसे जनरली पढ़ते हैं P इंटू एच का, या तो हम लोग ऐसे जनरली पढ़ते हैं कि हमारा ओवर टर्निंग तब नहीं होगा जब हम लोग ए पॉइंट पर यानी आउटर व्हील पर के बेस पे हम लोग क्या करें, मोमेंट का इक्वेशन को इक्विवेलेंट करा लें, रिएक्टिंग मोमेंट इक्वल टू एक्टिंग मोमेंट के, तब वो लिमिटिंग कंडीशन होगा। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर सेव करना है। तो सेव करने के लिए हम लोग ये मानेंगे कि जो हमारा रिएक्टिंग मोमेंट वो ज्यादा होना चाहिए किससे, एक्टिंग मोमेंट के। तो यहाँ पर हम लोग लिखें अगर तो बी बाई टू एच शुड बी ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू पी बाई डब्ल्यू। तो ये हमारा बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर हमारा ओवर टर्निंग अवॉइड करना है तो हमारा ये ज्यादा होना चाहिए बी बाई टू एच का ग्रेटर देन आर इक्वल टू पी बाई डब्ल्यू। अगर हमारा फ्रिक्शनल लैटरल स्किडिंग अवॉइड करना है तो पी बाई डब्ल्यू से ज्यादा होना चाहिए कौन, एफ की वैल्यू। तीसरा कंडीशन ये होना चाहिए अगर दोनों को अवॉइड करना, टू अवॉइड बोथ lateral skidding एंड ओवरटर्निंग। अगर ये ऐसा हमारे पास केस आ रहा है तो हमें क्या करना है, दोनों वैल्यू को लिखिए। अगर हम लोग देखें डिनोमिनेटर, अगर हम राइट पोर्शन देखें तो दोनों में P बाई डब्ल्यू है, तो हमें ये क्या करना है, B बाई टू एच कॉमा एफ, दोनों में से जो मिनिमम होगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, हायर करेंगे, और वो वैल्यू हमारी P बाई डब्ल्यू से रेशियो से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा केस हो गया कि अगर हम लोग दोनों को अवॉइड करना चाहें तो हम लोग ऐसा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि P बाई डब्ल्यू की वैल्यू क्या है। तो P को हम लोग लिखते हैं एम बी स्क्वायर बाई आर और W को लिखते हैं एम जी। तो दिस टू दिस कैंसल, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी आर। तो अगर जब भी आपको मिलेगा P बाई डब्ल्यू को तो वी स्क्वायर बाई जी आर डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये आता है सुपर एलिवेशन, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं सुपर एलिवेशन, हम लोग जान रहे हैं आउटर व्हील पर जब ये आपका दोनों सेम लेवल पे है तो आउटर व्हील पे प्रेशर ज्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू इनर व्हील पे, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ सुपर एलिवेशन लगाते हैं
ताकि आउटर व्हील पे प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए, और इनर व्हील पे थोड़ा जितना कम हो रहा है बैलेंस हो जाए। तो यहाँ का डेफिनेशन होती है द आउटर एज, आउटर एज should be rise, should be rise as compared to inner surface या inner edge, inner inner edge to provide the super elevation। अगर हमें सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना है तो ये सिस्टम को कहते हैं कि आउटर एज को राइज कर दो एज कंपेयर टू इनर एज के, ठीक है, इसी को हम लोग सुपर एलिवेशन कहते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें बेसिक कॉन्सेप्ट से, तो हमारा ये आउटर एज हो गया, ठीक है, और ये हमारा इनर एज है, यानी ये आउटर एज हो गया और ये हमारा क्या है, इनर एज है। This is the inner edge. So directly we can say that if we will write this portion as compared to inner portion, so we will have to make an angle like that says theta, ठीक है। So this theta will be like this, और यहाँ पर आपका एक फोर्स भी लाई करेगा, जैसे ये व्हील हो गया, व्हील बना दिया हमने, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक आपका फोर्स लाई करेगा जिसको अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे, ठीक है। और ये आपका, ये जो हमने आपका इंक्लाइंड सरफेस बनाया है, उसी के पैरेलल भी एक सरफेस यहाँ पर डेवलप होगा, ठीक है, और ये एंगल इस सरफेस से आपका थीटा बनाएगा, जैसे आपका यहाँ पर बनाया सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसके नॉर्मल एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ लोड होगा जो पर आपका वेट ऑफ व्हीकल लाई करेगा, ठीक है, वेट ऑफ व्हीकल इसके परपेंडिकुलर होगा। और अगर हम लोग और बात करें तो ये जो हमने इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल प्लेन बनाया था उसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल प्लेन होगा जो भी आपका थीटा, जितना थीटा ये होगा उतने थीटा ये भी होगा। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट हो जाएंगे इसके, डब्लू लोड के और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। तो यहाँ से थीटा बना रहा तो इसको लिखेंगे डब्लू कॉस थीटा, और यहाँ से पी से बनेगा तो इसका लिखेंगे पी साइन थीटा। अगर हम लोग इसका कंपोनेंट इधर देखें तो ये हो जाएगा आपका पी कॉस थीटा, और इधर देखें तो इसका डब्लू का हो जाएगा ये कंपोनेंट डब्लू का डब्लू ऑफ साइन थीटा। और दूसरी बात अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इन दोनों व्हील के ऊपर, और इसी को हम लोग एन इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो इन दोनों व्हील के नीचे सरफेस पे एक आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अपोज करेगा, और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अपोज करेगा तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी उसको हम लोग ऐसा लिखेंगे कि इसको लिखेंगे एफ इंटू एन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएं तो एफ इंटू एन मतलब समेशन ऑफ फोर्स इन दिस डायरेक्शन इक्वल टू जीरो। तो एक साइड को आप प्लस ले लीजिए और एक साइड को आप माइनस ले लीजिए, ठीक है, और समेशन ऑफ फोर्स इसको मैं एक्स डैश और एक्स डैश एक्सिस बोल दे रहा हूँ, एफ एक्स डैश मस्ट बी इक्वल टू जीरो, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो एफ एन का ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस का डब्ल्यू साइन थीटा हो जाएगा, और ये आपका इधर लग रहा है राइटवर्ड साइड डायरेक्शन में ये वैल्यू, ठीक है, यानी ये पी कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये प्लस का डायरेक्शन है तो लिखेंगे पी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। सो एन की माइनस एफ रखेंगे हम लोग, ठीक है, ये है डब्ल्यू कॉस थीटा प्लस ये है आपका पी साइन थीटा, ठीक है। और ये आपका दोनों माइनस जब आपका इधर लेके जाओगे तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, लिखेंगे प्लस डब्ल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा पी कॉस थीटा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो एफ डब्ल्यू कॉस थीटा प्लस एफ पी इंटू साइन थीटा प्लस डब्ल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा पी कॉस थीटा। अब पी टर्म को एक साइड ले लीजिए, मैं यहाँ पर आपको डिनोट कर दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग राइट साइड लिख लेंगे। तो यहाँ पर मैं डब्ल्यू टर्म को इधर रोको बाकी सबको उधर ले जाओ, तो यहाँ पर लिखोगे आप एफ साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा एफ डब्ल्यू कॉस थीटा, ये वैल्यू एफ डब्ल्यू कॉस थीटा प्लस एफ पी साइन थीटा। तो डब्ल्यू कॉमन लोगे तो यहाँ पर आएगा एफ कॉस थीटा प्लस ये आपका इधर ही है तो लिखेंगे प्लस डब्ल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका पी कॉस थीटा, और ये इधर से जाएगा माइनस एफ पी साइन थीटा। तो यहाँ पर डब्ल्यू कॉमन लेकर के और यहाँ पर लिख लीजिए एफ कॉस थीटा प्लस डब्ल्यू इंटू साइन थीटा, सॉरी डब्ल्यू आपका तो कॉमन है so don't write here also, so this is already common,
So W this is also मीन्स ये टर्म नेग्लेक्टेड है, ठीक है। इज इक्वल टू आप P कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से लिखोगे आप cos थीटा माइनस F साइन थीटा। क्लियर। तो यहाँ से अगर मैं नेक्स्ट टर्म लिखूं, तो यहाँ से लिखूंगा मैं P बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे पीछे वाले रिएक्शन में, तो W के साथ था F cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस F इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ से यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे तो लिखेंगे P बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ से दोनों से cos थीटा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से F प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा यानी tan थीटा, और यहाँ से भी नीचे से आप cos थीटा कॉमन लोगे तो 1 माइनस F साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा यानी tan थीटा। तो ये आपकी इक्वेशन आती है। और अभी हमने लिखा वी स्क्वायर बाई पी बाई डब्ल्यू इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर इज इक्वल टू, ये F प्लस यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू ई, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे F प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई मल्टीप्लाई बाई एफ। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, अगर आप गेट के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये आपको टोटल एक्सप्रेशन आना चाहिए। अगर आप एजे वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि ये वो एजे में आपका क्वेश्चन ज्यादा वेरिएशन नहीं कराते, लेकिन गेट में क्या है, वेरिएशन करा चुका है एक बार। एक बार उसने दे रखा था 35 डिग्री पर आपको स्लोपिंग दे रहा था, जो कि पॉसिबल तो है ही नहीं, बट उसने दे रखा क्वेश्चन में, तो ऐसा हम लोग करेंगे। तो tan 35 का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पर कैलसी वगैरह हो गया आपके पास। लेकिन अगर हम लोग जनरली देखें आईआरसी के अकॉर्डिंग, तो आईआरसी ये कहता है कि थीटा की वैल्यू बहुत कम होगी तो tan थीटा की वैल्यू ऑलरेडी बहुत कम होगी, ठीक है। तो और उसके साथ f की वैल्यू आपकी 0.15 है, तो ये 0.15 तो ऑलरेडी बहुत कम डेटा है, और कम डेटा को कम डेटा में मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब 1 इज ग्रेटर देन e इंटू एफ, ठीक है। तो इसलिए इस टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं e प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी आर। यहाँ पर जो आपका बी मीटर पर सेकंड में है, अगर मैं इसको किलोमीटर पर आवर में बनाऊं, तो E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई 127 आर, ठीक है। यहां से ये एक्सप्रेशन आता है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा यहाँ तक आई थिंक क्वेश्चन हमारा हो जाना चाहिए, जिस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दोस्त कोई दिक्कत है तो आप एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन आपका कुछ है ऐसा है कि जो जो आपका दिया था हमने वो देखा यहाँ पे, तो मैं यहीं पर सॉल्व करूंगा, ज्यादा आगे नहीं चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर ये सारा डेटा दे रखा है। तो पहली बार उसने बोला ये सब कुछ दिया हुआ आपने लिख ही लिया है, तो इस चीज को मैं इरेज कर देता हूँ ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो सॉल्व करने पर। तो यहाँ पर एक पॉइंट उसने बोला कि आपका स्पीड वगैरह दिया हुआ, तो हमें हम लोग को पता है कि जो भी आपका हॉरिजॉन्टल कर्व सुपर एलिवेशन का कॉन्सेप्ट जरूर ये पूछा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वो पहले पूछा क्या है, जो पूछा होगा उसके रिस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर उसने पहले पूछा हुआ है, डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ पहले, और यहाँ पर मैं इंक चेंज कर लूँ पहले, ठीक है। देखो उसने पूछा है पहला ए पार्ट जो अभी हमने लिखा था, तो ए पार्ट में उसने बोला है कि आप क्या करिए, सबसे पहले आपको निकालना है कि जो डेटा हमारा, यहाँ पर उसने पूछा सुपर एलिवेशन की, तो E इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो फुल लैटरल यानी F की वैल्यू यहाँ पर 0.15 आप फुली लैटरल प्रोवाइड कर दीजिए, तो 0.15 डायरेक्ट मैं डेटा लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, F E प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई 127 आर, ठीक है। सो E इज इक्वल टू E प्लस 0.15 F की वैल्यू रख दिया, V की वैल्यू आपकी डायरेक्ट 60 का स्क्वायर डिवाइड बाई 127 मल्टीप्लाई बाई this radius of this horizontal curve is 120, so directly we can say that f is equal to E is equal to coming direct value 0.086, और यहाँ पर जो ऑप्शन में दे रखा है, और यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो अगर हमें ऑप्शन ना दिया होता, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा वैरी करा दिया होता तो क्वेश्चन में, तो वो लिखता 0.07, तो 0.07 आपका आंसर होता और ये भी आंसर होता अगर, देखिए। तो कभी भी हम लोग इस आंसर को प्रोवाइड ना करते, क्योंकि आईआरसी कहता है यहाँ पर ई की वैल्यू, कुछ मैं डेटा बताऊंगा आपका, ई की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे,
सो ई इज इक्वल टू होता है 0.07 फॉर द प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए, ठीक है। ई इज इक्वल टू होता है 0.1 यानी 10%, ठीक है, इसको 7% भी कहते हैं, इसको अपन 10% भी बोलेंगे। दिस इज वैलिड फॉर द हिली एरियाज एंड ई इज इक्वल टू वी विल कंसीडर दैट 4% दिस इज फॉर द अर्बन एरियाज, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम लोग ये देखें कि ये टर्म हमारा ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पर ई की वैल्यू आपको ऑप्शन में तो दिया नहीं 0.07, अगर 0.07 दिया होता तो आंसर हमारा 0.07 होता, लेकिन दिया नहीं तो आंसर हमारा ये होगा। लेकिन यहाँ पर आंसर 1 इन करके दे रहा, तो इसका मतलब इसको जब आप करोगे तो 111.6 आ रहा। तो इसका मतलब कहने का ये है कि अगर आप वर्टिकल को 1 मीटर जाओगे, 1 यूनिट, ठीक है, तो हॉरिजेंटल पे आपको 11.6 जाना पड़ेगा, ठीक है। और ताकि ये थ्रो आउट सरफेस पर कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म स्लोप रहेगा, ठीक है। तो इसी सरफेस को हम लोग राइज कर रहे थे। तो एक वर्टिकल आपको 1 यूनिट प्रोवाइड करना है, 1 यूनिट राइज करना है, तो आप विड्थ देखना पड़ेगा कि ये विड्थ आपकी कितनी है, तो ये 11.6 आपको जाना पड़ेगा। तो ये आपकी वैल्यू हो गई। अब दूसरे में बी पार्ट में कह रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ए पार्ट में भी यही आ रहा है और सी पार्ट में भी, यानी दो दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे पे भी जाना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 127 आर। यहाँ पर दूसरे में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नीडेड इफ नो सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड। सो इट मींस जो आपकी प्रॉब्लम था वो केवल आपका लैटरल स्किडिंग का था, वो टोटल रेजिस्ट कर रहा है केवल आपका कौन सा लैटरल फ्रिक्शनल कोफिशिएंट। तो यानी ई इज इक्वल टू 0, सो इसको आप 0 पुट कर दीजिए, तो यानी एफ इज इक्वल टू लिखोगे 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू 120। तो ये वैल्यू आपकी आ रही है अप्रोक्स 0.24, अप्रोक्स आ रही है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं आ रहा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, ठीक है, आंसर हमारे अनुसार। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और बताया है कि आपके यहाँ पर दो दो फ्रिक्शन होते हैं अकॉर्डिंग टू आईआरसी, तो वो हम लोग डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन आपका फ्रिक्शनल कोफिशिएंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो दो फ्रिक्शन होता है, एक तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक होता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक होता है, और एक होता है आपका नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक ये होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एफ इज इक्वल टू लैटरल फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं जो CINT कोफिशिएंट। अगर जो हमारा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक एक्ट करता है उसको एफ को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, ठीक है। सो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, तो इसकी जो वैल्यू होती है एफ इज इक्वल टू 0.35 टू 0.40 होता है, दिस इज अकॉर्डिंग टू आईआरसी। और जो इसकी वैल्यू होती है एफ इज इक्वल टू 0.15, दिस इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू आईआरसी। इसको हम लोग यूज करते हैं एसएसडी में। एसएसडी का कॉन्सेप्ट होता है, कहते हैं हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। एक दिन हम लोग एसएसडी पर भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है, एक सेशन रखेंगे ताकि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में हमारी ये वैल्यू कैसे आ जाए। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि एक एसएसडी होता है जिसकी वैल्यू होती है 0.278 वी इंटू टी प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 254 एफ, ठीक है। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में यानी एस एस डी इक्वल टू 0.278 v इंटू टी प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 254 एफ। यहाँ पर हम लोग कोई ग्रेडियंट का इफेक्ट कंसीडर नहीं करते, लेकिन अगर हमारा ग्रेडियंट का इफेक्ट आ गया, और यहाँ पर ध्यान रखना दिस बी शुड बी इन के एम पी एच। अगर हमारा ग्रेडियंट का इफेक्ट आ गया तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट। तो यहाँ पर आपका होता है ये वैल्यू SSD इक्वल टू 0.278 VT प्लस V स्क्वायर डिवाइड बाई 254 F प्लस माइनस N, ठीक है। यानी मान लो कि ये रोड ऐसा है, ठीक है, तो इस रोड पर हम लोग बोलते हैं इसको राइजिंग ग्रेडियंट, राइजिंग ग्रेडियंट, और इसको हम लोग बोलते हैं फॉलिंग, या टेक्निकल टर्म में इसको हम लोग बोलेंगे डिसेंडिंग, और इसको हम लोग बोलेंगे असेंडिंग, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे अगर असेंडिंग है तो आपका प्लस लेंगे हम लोग n,
और ये डिसेंडिंग है तो आपका माइनस लेंगे। तो इसके बेसिस पे यहाँ पर आपको क्वेश्चन होगा नेक्स्ट टॉपिक में। और टी इज इक्वल टू होता है रिएक्शन टाइम, ठीक है, टोटल रिएक्शन टाइम जो आईआरसी देता है 2.5 सेकंड फॉर एसएसडी देता है, ठीक है। और T इज इक्वल टू रिएक्शन टाइम 2 सेकंड फॉर OSD होता है, एक ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होता है। तो ये OSD और SSD के लिए हम लोग नेक्स्ट सेशन रखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से में आया और हम लोगों ने अच्छे तरीके से डिस्कशन किया। कोई डाउट नहीं है आपके पास? अगर कोई डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, ठीक है। सो a lot of thanks to all for watching this video.